नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी आज हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर इसे डिटेल में समझाएंगे। और सबसे पहली खबर है शराबबंदी में शराब से मौत कैसे हो रही, समझिए कि क्या वाकई यात्रा से वोट मिलते हैं। झारखंड एनडीए में बात बन गई और आईएनडीआईए में कब बनेगी बात। ये 4 प्रमुख खबरें हैं जिस पर आज चर्चा होगी, खबर को समझाएंगे। और देखिए, सिवान, छपरा और गोपालगंज में लगातार जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की जान जा रही है। सिवान में अब तक कुल मिलाकर 28, छपरा में कुल मिलाकर 12 लोगों की मौत हुई और गोपालगंज में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल मिलाकर अभी तक 30 लोग इलाजरत हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लोगों से सचेत रहने की अपील की जा रही है। सभी माघावासियों को सूचित करते हुए हिदायत दिया जाता है कि जिले में जहरीली शराब आने की सूचना और आशंका है। बिहार में जहरीली शराब से मौत ने एक बार फिर से शराबबंदी और पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दूसरी ओर मौत की घटनाओं के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। गोपालगंज से छपरा और सीवान तक छापेमारी जारी है। गोपालगंज में एसआईटी की टीम ने 140 जगहों पर रेड की तो सीवान में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। लगातार मौत का आंकड़ा को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। संबंधित जिले का बॉर्डरिंग जो इलाका है वहां सीवान जिले में सभी जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं कई लोग हिरासत में लेकर सीवान पुलिस पूछताछ कर रही है। भले ही लगातार होती मौतों के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई हो, लेकिन मौतों का सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सीवान, छपरा और गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीवान में शुक्रवार दोपहर तक कुल मिलाकर 28, छपरा में कुल मिलाकर 12, गोपालगंज में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 लोग इलाजरत हैं। सबसे खराब स्थिति सीवान में है। सीवान में संदिग्ध परिस्थिति में 28 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 9 लोगों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। गांव में मेडिकल टीम कैंप कर रही है। सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जो आज सुबह तक मौत का आंकड़ा 20 था, वो बढ़कर 28 हो गया है। ऐसे में सीवान सदर अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सवाल यही है कि आज जिस ढंग से पुलिस कार्रवाई कर रही है, पहले इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई। काश कि पुलिस पहले शराब माफियाओं पर नकेल कस ली होती तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह, छपरा से संतोष गुप्ता, गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में जहरीली शराब से मौत की ये कोई पहली घटना नहीं। शराबबंदी के बाद से और इस सिवान, छपरा और गोपालगंज में जहरीली शराब कांड से कई लोगों की जान पहले भी जा चुकी है। संदिग्ध 266 मौतों की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। हालांकि प्रशासन ने 156 लोगों की जान जाने की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों के आधार पर साल दर साल की अगर हम बात करें तो मौत के आंकड़ों को देखा जाए तो ये पता चलता है कि 2016 से लेकर अगर हम आपको पूरे आंकड़े का जिक्र करें और बताते चलें तो 2016 में 13 लोगों की जान गई। 2017 में 8 लोग जहरीली शराब के सेवन से मर गए। 2018 में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2019 में 9 लोगों की जान चली गई। वहीं 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में भी ये आंकड़ा वैसा ही रहा, यानी कि 9 लोगों की जान गई। और 2021 में तो हद पार हो गई, 90 लोगों की जान जहरीली शराब के सेवन से गई। और 2022 में यह आंकड़ा 67 था। अब ये समझिए कि शराबबंदी में शराब से मौत कैसे हो रही है। जब पूरे बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है तो आखिर शराब के सेवन से जान कैसे चली जाती है। दरअसल शराबबंदी में अवैध शराब का धंधा शुरू हो जाता है। शराब तस्कर और माफिया काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। गैर कानूनी तरीके से शराब को बनाया जा रहा है और बनाने में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता।
गलत ढंग से बनाई गई शराब जहरीली हो जाती है और उसी के सेवन से लोगों की जान चली जाती है। और अब ये भी समझना जरूरी है कि जब शराब बंदी है तो फिर शराब कैसे मिल रही है, तो आइए वो भी समझ लेते हैं। दरअसल पुलिस की मिली भगत से तस्कर अवैध धंधा करते हैं। धड़ल्ले से अवैध शराब की तस्करी होती है। पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी की जाती है और शराब बंदी के बावजूद शराबियों तक शराब पहुंचती है और यही वजह है कि शराब के सेवन से लोगों की जान लगातार जा रही है। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा में लोगों की भारी भारी भीड़ उमड़ रही। गिरिराज ने कहा कि उनकी यात्रा में सभी पार्टी के लोग शामिल हैं। उनकी यात्रा हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का समय हो, यात्रा का दौर तेज हो चुका है। जिस यात्रा के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा सियासी चर्चा हुई वो गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा आखिरकार भागलपुर से शुरू हो गई। भागलपुर की लोक गाथा पर आधारित कई सारी जीवंत झांकियों और माथे पर कलश लिए महिलाओं की तस्वीरों के साथ गिरिराज सिंह की यात्रा शुरू हुई। जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है वो अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और गाड़ी पर सवार होकर वो नगर भ्रमण कर रहे हैं। गिरिराज सिंह सबसे पहले बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद जिला स्कूल सभा स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें त्रिशूल भेंट कर स्वागत किया। यात्रा शुरू करते हुए गिरिराज ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने इसलिए यात्रा रोक दी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हिंदू गिरिराज की यात्रा में चले जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। बता दें, गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू हुआ है, जो 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया होते हुए 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेगा और वहीं खत्म होगा। वैसे इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई थी। आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी आरवी के नेताओं ने भी इशारों ही इशारों में सवाल खड़े किए थे और नसीहत दी थी कि इस बात का ख्याल रखें कि कहीं माहौल न बिगड़े। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यात्रा पर हो रही सियासत को समझाएं उसके पहले आप ये जानिए कि बिहार में किसकी किसकी यात्रा चल रही है और कौन कौन से नेता यात्रा कर चुके हैं या करने वाले हैं। सबसे पहली यात्रा है तेजस्वी यादव की, जिसे आभार यात्रा का नाम दिया गया, जो चुनाव के चलते स्थगित कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की तरफ से एक यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत आज ही भागलपुर से हुई है। वो यात्रा है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिस पर जमकर सियासत की जा रही है। तीसरी यात्रा भी हम आपको बताएंगे। सांसद और आरएलएम में अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार की यात्रा पर निकल चुके हैं। इसके साथ ही साथ जेडीयू के मनीष वर्मा भी कार्यकर्ता समागम यात्रा पर निकले हुए हैं, यानी कि इनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की भी चर्चा कर लेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी निषाद आरक्षण यात्रा कर चुके हैं, जबकि जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर 2 साल से ज्यादा समय से अपनी जन स्वराज यात्रा पर चल रहे हैं। तो देखिए, बिहार में नेताओं की तरफ से यात्राओं का दौर बदस्तूर जारी है और इस पर हो रही सियासत को आपको समझाते हैं। समझिए कि राजनीति में आखिर यात्रा का क्या महत्व है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इतने सारे नेता यात्रा पर क्यों निकल जाते हैं। दरअसल देश की राजनीति में यात्रा का बहुत ही विशेष महत्व रहा है। यात्रा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का एक सटीक माध्यम है और चुनाव के नजरिए से अगर हम देखें तो नेता यात्रा करते हैं। यात्रा से नेताओं को फायदा भी होता है, लोगों की भीड़ वोट में भी तब्दील होती रही है और यही वजह है कि ये यात्राएं बहुत ही युद्ध स्तर पर जारी रहती है, खास करके चुनाव से पहले।
राजनीतिक यात्रा के महत्व को आप समझ लीजिए। दरअसल आम जनता तक लोग यात्रा के माध्यम से पहुंच पाते हैं, अपनी बात को बखूबी लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उनकी बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और जनता भी नेता को अपनी बात आसानी से कह देते हैं। ग्रास रूट स्तर के कार्यकर्ता भी वहां पर संवाद में शामिल होते हैं। जैसे कि भाषाई अंतर का भी फर्क अगर होता है तो भी लोगों की तरफ से इन यात्राओं में इसकी सफलता पूरी तरह नजर आती है और सीट पर जीत की रणनीति का भी मंथन इन यात्राओं के दौरान किया जाता है और चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल भी इन्हीं यात्राओं के जरिए बन जाता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक यात्राओं ने कई पार्टी और नेताओं को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया या उनकी छवि को बदल दिया है। आइए कुछ बड़ी यात्राओं को समझते हैं। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 1983 में 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा की। ये वो दौर था जब जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद इंदिरा गांधी और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी थी। विपक्ष का ग्राफ गिर गया था। चंद्रशेखर की यात्रा ने 1989 में कांग्रेस को हटाने और जनता दल की सरकार बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा किया था, मदद की थी। वहीं वाईएस राजशेखर रेड्डी की बात करें तो 2003 में 1500 किलोमीटर की प्रजा प्रस्थानम यात्रा की और चंद्रबाबू नायडू की सरकार चली गई। यात्रा का कितना असर होता है ये आप समझ रहे होंगे। चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में वही फॉर्मूला अपनाया और 2800 किलोमीटर की वासुना मेकासीम पद यात्रा की ओर वो भी निकले और एक बार फिर से सत्ता में आ गए। तो देखिए ये परिवर्तन कैसे नजर आया। वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से बाहर कर दिया। वहीं दिग्विजय सिंह ने 2017 में 3300 किलोमीटर की यात्रा की, पद यात्रा की और शिवराज सिंह चौहान की सरकार चली गई। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अपनी यात्रा को धार्मिक यात्रा कहा था। वहीं राहुल गांधी की भी बात कर ही लेते हैं। राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की। सरकार तो नहीं बदली लेकिन राहुल गांधी की छवि जरूर बदल गई। लोगों ने उन्हें गंभीर नेता के रूप में जानना शुरू कर दिया। उनकी छवि में बहुत परिवर्तन हुआ। वहीं झारखंड विधान अगर हम चर्चा करें यात्राओं की तो यात्राओं के बारे में आपने समझ लिया कि इन यात्राओं से कितना ज्यादा असर सियासत पर पड़ता है। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। रांची में इसकी घोषणा कर दी गई है और इसके अनुसार बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2, एलजेपीआरवी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहेंगे। झारखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में मीडिया को इस बात की जानकारी दी। बीजेपी 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आजसू के खाते में 10 सीटें गई हैं, जबकि जेडीयू के हिस्से 2 सीट और एलजेपीआरवी को 1 सीट मिली है। कि ये चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एज ए एनडीए लड़ना चाहूंगा। सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। अब बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देगी। सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड चुनाव पर पूरे देश की नजर है। एक ओर इंडिया गठबंधन एक बार फिर सत्ता में वापसी की फिराक में है तो दूसरी ओर बीजेपी अपनी सहयोगियों के साथ झारखंड में एक बार फिर सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए आपको लगातार हम पूरे आंकड़ों की चर्चा इसीलिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्योंकि आप भी समझ सके कि कैसे इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है। हालांकि सीटों के फॉर्मूले में बहुत सारी बातों का खास ख्याल रखा गया है। जातिगत रणनीति को भी साधने की कोशिश की गई है और एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी भी फॉर्मूले पर मंथन जारी है और इस बीच इंडी गठबंधन के घटक दलों में नेताओं की धड़कनें
तेज होती जा रही है। सीटों के साथ साथ कांग्रेस में अभी पहली लिस्ट के लिए भी कम से कम 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम अच्छा है, विजय का हाथ उठाना चाहिए। फोटो चाहिए, फोटो कम से कम अच्छा है, विजय का हाथ उठाना चाहिए। तो अभी फंसा हुआ है फार्मूले का पेंच। कांग्रेस में लिस्ट के लिए अभी और इंतजार करना होगा, ऐसी चर्चा की जा रही है। गठबंधन में कब बनेगी बात? अब भी फंसा है फार्मूले पर पेंच। कांग्रेस में लिस्ट के लिए अभी और इंतजार। पहले चरण के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। एनडीए में सीटों का फॉर्मूला सबके सामने आ चुका है, लेकिन सत्ताधारी इंडी गठबंधन में अब भी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि कहीं कोई जिच नहीं। हमारा शायद आज लास्ट राउंड टॉक्स है, ऑलरेडी 2-3 राउंड हमारी हुई बैठ के, और उसमें हमारे कंसर्न 1-2 लोग जाएंगे, शायद प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर, और अगर कुछ 19-20 रहा हो फुल स्टाफ कामा वो दूर करेंगे ताकि ऑथोराइज करेंगे पार्टी को। कोई बहुत ज्यादा है नहीं, सिटिंग एमएलए जो है वो, उसके बाद जितने बचे हुए सीट है तो 50 के बाद 30 सीट बचता है, 30-31 सीट बचता है, उसी पे बात करना है। गठबंधन में सीटें उलझ नहीं रही, ऐसे में टिकट को लेकर नेताओं की टेंशन बढ़ती जा रही है। वैसे रांची में कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक के बाद प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को शाम तक आ सकती है। कल का दिन छोड़ के सीईसी में जहां फाइनल डिसीजन होता है, हमारी कोशिश है हमारे कैंडिडेट्स का ऐलान जितना जल्दी हो सके लिंगरान न हो। तो मेरे ख्याल से 20 तारीख शाम तक हम अपना पहला लॉट अनाउंस करने के काबिल होंगे। जिस तरह से कुछ टास्क दिया गया जिसको हम नहीं बताएंगे आपको, तो हमको लगता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, और बहुत जल्द सूची भी जारी कर दी जाएगी। तो इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सबकी नजर है। वैसे अब तक के संभावित फार्मूले के अनुसार जेएमएम और कांग्रेस के बीच ही सीटों का बंटवारा होना है, और उसके बाद जेएमएम को अपने कोटे से माले को सेट करना है, कांग्रेस को अपने कोटे से आरजेडी को सीट देनी है। रांची से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बांका से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांवरियों की झुंड में ट्रक घुस गया, ट्रक से गुजरकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, कई के जख्मी होने की सूचना है। अमरपुर रेफरल अस्पताल में इलाज किया गया। सुल्तानगंज से जल भरकर तिलहीड़ा होते जेठोरनाथ मंदिर जा रहे थे करीब 300 कांवरिये। अमरपुर और फूली डूमर थाना के नगड़ी मोड़ की घटना बताई जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता बांका से नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नागेंद्र, क्या अपडेट है, इस वक्त क्या परिस्थिति है? सुबह मैं बता दूं कि अमरपुर के आसपास के करीब सैकड़ों की संख्या में कांवरिया आज सुबह सुल्तानगंज से जल भरकर सिद्धपीठ तिलडीहा मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहां से फिर जल लेकर अमरपुर के ज्येष्ठ गौरनाथ मंदिर आ रहे थे, और शंभूगंज मार्ग में नगड्डी मोड़ के पास बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो या बड़ी वाहन के बारे में बताया जा रहा है कि अचानक भीड़ में घुस गई, जिसमें कि जो अब तक पुष्ट हो चुका है, घटनास्थल पर 3 महिला और 1 पुरुष की दर्दनाक मौत हो गई है, और घटना में करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। चलिए, जिन्हें इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखे। नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।